तो नया चैप्टर है हमारा अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आपका जितना बड़ा चैप्टर का नाम उतना बड़ा मार्क्स, क्योंकि ये आपका चैप्टर है 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 15। बस ये नाम है अलग अलग, लेकिन चैप्टर एक ही है, काम आपका एक ही करना होता है। तीनों का मतलब पहले हम लोग समझेंगे कि क्या चीज होता है, उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कुछ आगे। एक और बात आपको बता दिया जा रहा है कि ये जो पूरा चैप्टर है वो आपका जर्नल एंट्री बेस पे है। किसके ऊपर बेस करता है? जर्नल एंट्री के ऊपर बेस करता है। आपका 3 चैप्टर है 15 मार्क्स का, बाकी 10-10 मार्क्स करके आपका चैप्टर्स है। 3 चैप्टर जो आपका 15 मार्क्स का है, उसमें से ये एक चैप्टर है अमेलगमेशन, एक आता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो इसी के साथ ऑप्शन में पूछा जाता है। यानी या तो आप अमेलगमेशन पढ़ के जाइए, या तो आप इंटरनल पढ़ के जाइए, या तो आप दोनों पढ़ के जाइए। जो आपको इजी लगेगा वो आप वहां पे सॉल्व कर लीजिए। और अगर एक ही पढ़ के जाओगे तो डीपली पढ़ के जाना पड़ेगा उसको सही तरीके से, ताकि आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। और आपका जो एक फाइनल अकाउंट होता है, और ये का फाइनल अकाउंट आपका कंपनी से रिलेटेड पूछा जाएगा, जो आप पहले पढ़ चुके हो उससे एकदम हटके। यानी आप जो पढ़े थे पुराना फॉर्मेट, जहां पे ट्रेडिंग पढ़ते थे, पीएल पढ़ते थे, बैलेंस शीट, उससे हट के यहां पे पढ़ना पड़ेगा आपको चीज नया फॉर्मेट के हिसाब से। तो वो सारा चीज भी हम लोग को पढ़ना है। कोई बात नहीं, जो पढ़ना है सो बाद में देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। क्लियर है चीज? सबसे पहले ये तीनों नाम के बारे में समझना हम लोगों को जरूरी है, उसके बाद ही इसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम आप लोग पहले लिख लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना करे, इसीलिए आप चैप्टर का नाम पहले आराम से लिख लो। चलिए समझिएगा। जैसा कि आपको बताया गया, यहां पे 3 नाम आपका आएगा, अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब है पहले उसके बारे में बात करेंगे। एकदम छटपट मत करोगे, एकदम ध्यान से समझोगे यहां पे चीजों को। सबसे पहला बात हम लोग यहां पे जानने वाले हैं अमेलगमेशन के बारे में, कि सर अमेलगमेशन क्या होता है। अगर आप नाम सुने होगे तो अच्छी बात, नहीं सुने होगे तो और अच्छी बात। ध्यान से समझिएगा। अमेलगमेशन, जब एक कंपनी ए लिमिटेड दूसरे कंपनी बी लिमिटेड के साथ मिलके मर्ज करके जब एक तीसरा कंपनी क्रिएट करता है, या तो वो ए बी लिमिटेड बना दिया, या तो वो सी लिमिटेड बना दिया, या कोई और लिमिटेड बना दिया। मतलब सीधा बात, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज करके मिलके एक तीसरा कंपनी क्रिएट करता है, इसी को बोलते हैं अमेलगमेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अमेलगमेशन। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलता है और उससे तीसरा कंपनी क्रिएट करता है, तो वो दोनों कंपनी मिलकर जो तीसरा कंपनी बनाया है, इसी नेचर को हम लोग बोलते हैं अमेलगमेशन। क्लियर है चीज? यानी व्हेन वन कंपनी मर्ज टुगेदर विथ अनदर कंपनी एंड क्रिएट अ न्यू कंपनी। समझ में आया? जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज करके जब हमारा तीसरा कंपनी फॉर्म करता है, क्रिएट करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमेलगमेशन बोलते हैं। क्लियर है चीज? तो यहां पे क्या होता है, 2 तरह के कंपनी आपके पास आ जाते हैं। जो कंपनी आपका मिल रहा है, जो नया कंपनी क्रिएट हो रहा है, तो यहां पे 2 कंपनी बोला जाएगा। एक बोला जाएगा ओल्ड कंपनी, एक बोला जाएगा न्यू कंपनी। यानी यहां पे ए लिमिटेड जो है, इसको भी बोलेंगे ओल्ड कंपनी, यानी पुराना कंपनी। जो बी लिमिटेड है, ये भी हमारा कहलाएगा ओल्ड कंपनी, ये भी पुराना कंपनी। और दोनों कंपनी मिलके जो नया कंपनी बनाया है, वो कंपनी का नाम क्या हो गया? सी लिमिटेड, यानी ये हो गया हमारा न्यू कंपनी। दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। जो ओल्ड कंपनी है उसको ट्रांसफरर कंपनी भी बोला जाता है। कौन सा कंपनी? ट्रांसफरर। क्यों बोला जाता है बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन इसका नाम होता है ट्रांसफरर कंपनी। और जो नया कंपनी होता है उसका ट्रांसफरी कंपनी होता है। जब उसमें ट्रांसफरर लगा हुआ है, ये हमारा ट्रांसफर ही हो जाएगा। जैसे कंसाइनर, कंसाइनी, ड्रॉवर, ड्रॉई, इस तरह का होता है ना, सेम उसी तरह से ये सब का नाम बनता है। तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी मतलब जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से मिलकर तीसरा कंपनी क्रिएट कर रहा है, तो अमेलगमेशन हो गया। जो कंपनी दोनों मिल रहा है वो हमारा ओल्ड कंपनी है, और जो नया कंपनी क्रिएट हो रहा है वो हमारा न्यू कंपनी है। कोई दिक्कत?
दूसरा बात भी बोला जाता है, जो पुराने कंपनी है, पुराने कंपनी को वेंडर कंपनी भी बोला जाता है। कौन सा कंपनी? वेंडर। वेंडर का मतलब सेलर, जिसको बोलते हैं हम लोग, सेल करने वाला, यानी पुराने कंपनी को सेलर कंपनी भी बोला जाता है, और जो नया कंपनी होता है उसको परचेजर कंपनी भी बोलते हैं, यानी परचेजिंग कंपनी भी बोला जाता है। यानी तीन तीन नाम आपको बताए। ओल्ड कंपनी को तीन नाम से जाना जाएगा, ओल्ड कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, वेंडर कंपनी। जो न्यू कंपनी है उसको तीन नाम से जाना जाएगा, न्यू कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी और परचेजिंग कंपनी। तो इस तरह से तीन तीन नाम से जाना जाता है। फिर से रिपीट, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलके जब तीसरा कंपनी नया कंपनी बनाता है, इसको अमेलगमेशन कहते हैं। जो कंपनी मिलके बना रहा है उसको ओल्ड कंपनी, और जो नया कंपनी बन रहा है उसको हम लोग यहां पे न्यू कंपनी बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि वो नया कंपनी का नाम ही आएगा, वो हो सकता है आपस में दोनों अपना नाम ही मिला के दे दे, यानी ए और बी मिलके AB लिमिटेड भी दे सकता है वो। क्लियर है चीज? तो ये जो नेचर होता है वो कौन सा नेचर होता है? अमेलगमेशन होता है। दूसरा बात हम लोग को यहां पे जानना है एब्जॉर्प्शन के बारे में। दूसरा किसके बारे में जानना है? एब्जॉर्प्शन। नाम में ही तुम्हारा कुछ पता चल रहा है, एब्जॉर्ब करना। क्या लग रहा है? एब्जॉर्ब करना, खींचना, यानी किसी को खींच लेना। मतलब क्या? टेक ओवर कर लेना। क्या कर लेना? टेक ओवर। यानी दो कंपनी पहले से चल रहे थे, ए लिमिटेड भी चल रहा था पहले से, बी लिमिटेड भी चल रहा था पहले से। ए लिमिटेड का थोड़ा सा गुडविल ज्यादा है, तो क्या किया? वो बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। यानी जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, तो ये जो हमारा नेचर होता है वो कौन सा होता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। समझ में आया? फिर से रिपीट, जब दो पुराना कंपनी मिलके एक नया कंपनी बनाता है उसको अमेलगमेशन कहते हैं, लेकिन जब दो पुराना कंपनी में एक पुराना कंपनी दूसरे पुराने कंपनी को टेक ओवर कर लेता है तो उसको हम लोग को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? ये हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, परचेज कर लेना, वो होता है इसका मतलब। आया समझ में? तो सर, जो टेक ओवर करेगा, जो खरीदेगा, जो मतलब उसको खींच लेगा, वो कहलाएगा न्यू कंपनी। यानी अगर ए लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है बी लिमिटेड को, ए लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है बी लिमिटेड को, तो ए लिमिटेड हो जाएगा न्यू कंपनी और वो बी लिमिटेड क्या हो जाएगा? ओल्ड कंपनी। सर, ओल्ड कंपनी तो पहले से भी था, लेकिन जब उसको जब टेक ओवर करेगा तो फिर से ये नया कंपनी कहलाएगा हमारा। कब? अब हमारा ये ए लिमिटेड क्या कहलाएगा? न्यू कंपनी, और बी लिमिटेड क्या रहेगा? ओल्ड कंपनी। नाम क्यों बोल रहे हैं ओल्ड और न्यू, उसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दो चीज पढ़ लिए सर। चैप्टर का नाम है हमारा अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहां पे हम लोग बात किए कि जब दो कंपनी मिलकर तीसरा कंपनी बनाता है उसको बोलते हैं अमेलगमेशन। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेता है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आपको क्वेश्चन में मतलब नहीं पूछता है, आपको क्वेश्चन पढ़ के पता करना पड़ता है कि कौन सा नेचर का क्वेश्चन है ये। काम सबका एक ही जैसा रहेगा, काम सबका एक ही जैसा करना है, चाहे वो अमेलगमेशन का हो, चाहे एब्जॉर्प्शन का हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का हो। नाम सिर्फ अलग अलग है, काम सबका एक ही है। तो क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों फॉर्म कर रहा है सी लिमिटेड, समझ जाएंगे वो अमेलगमेशन का क्वेश्चन है। अगर बोल देगा ए लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है बी लिमिटेड को, समझ में आ जाएगा कि एब्जॉर्प्शन का केस है वो। यानी क्वेश्चन पढ़ के खाली नेचर पता चलेगा और हम लोग को कुछ भी पता करना नहीं है, क्योंकि सारा काम हम लोग को सबके लिए एक ही काम करना पड़ेगा। क्लियर है चीज? थर्ड नंबर आता है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सर जी, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल का मतलब आपको पता है क्या होता है? सो बाहर से बोलो, हाँ या ना। रिकंस्ट्रक्शन यानी रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, यानी दोबारा क्रिएट किया जा रहा है, समझो तो। मतलब ये कंपनी वही है, सिर्फ बाहर से उसको चेंज किया जा रहा है, यानी नाम वाम में चेंज कर दिया उसको। जैसे एक कंपनी के बारे में सुने होंगे, HLL, सुने हो नाम? क्या? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी है, ये चेंज करके अपना नाम क्या कर दिया? HUL कर दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया उसका नाम।
समझ में आया? तो सिर्फ नाम में चेंजेस आ गया है, इस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नेचर को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जब सिर्फ अपना कंपनी का नाम यानी बाहरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर को जब चेंज कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कोई दिक्कत? यानी HLL जो कंपनी था वो हमारा HUL कंपनी बन गया, तो यहां पे जो नया कंपनी बन गया वो क्या बन गया, HUL। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू कंपनी। और जो हमारा HLL था वो हमारा क्या हो गया, ओल्ड कंपनी हो गया। बोलो आया समझ में? यानी सिर्फ नाम चेंज। जैसे आप मेरे में भी उस तरह का तुम सोच सकते हो, अगर हम कंपनी होते, एक एग्जांपल, अगर हम कंपनी होते तो पहले जो वहां पे दूसरा सेंटर में जो पढ़ाते थे वहां पे कोचिंग सेंटर का नाम क्या था, SK कोचिंग सेंटर नाम था उसका। लेकिन जब यहां पे पढ़ाना शुरू कर दिए, नाम चेंज कर दिए, SK कॉमर्स पॉइंट कर दिए, तो बताओ टीचर भी वही है, काम भी सब वही चीज हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि वहां पे कोचिंग सेंटर था तो कॉमर्स पढ़ाते थे, यहां पे साइंस पढ़ाना शुरू कर दिए, ऐसा तो नहीं हुआ है। सारा काम वही हो रहा है, सिर्फ नाम चेंज कर दिए यहां पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। समझ में आया? सिर्फ नाम में चेंजेस आया है उसका। क्लियर है चीज? तो जो पुराना जो हमारा खत्म हो चुका है उसको ओल्ड कंपनी, और जो नया क्रिएट हुआ है उसको न्यू कंपनी बोलेंगे। बोलो समझ में आया? तो ये 3 नेचर का हमारे पास ये टॉपिक है, चैप्टर है, जो 15 मार्क्स का चैप्टर है। इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए इस तरह का डायग्राम के हिसाब से। तो एब्जॉर्प्शन भी कर लिए, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी कर लिए। एक बार हम लोग तीनों का नाम लिख देते, दोनों का नाम। ओल्ड कंपनी इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफरर कंपनी, वेंडर कंपनी, एक और नाम लिख देते हैं सेलर कंपनी। ठीक है, उसको सेलर भी बोल सकते हैं, बेचने वाला है वो, इसीलिए सेलर कंपनी भी बोल सकते हैं उसको। और न्यू कंपनी के बारे में भी 3 नाम अलग लिख सकते हैं यहां पे। न्यू कंपनी इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफरी कंपनी, उसको परचेजिंग कंपनी, या उसको बायर कंपनी भी बोल सकते हैं हम लोग, खरीदने वाला, परचेज या बाय करना। यानी ट्रांसफरी कंपनी भी बोल सकते हैं, परचेजिंग कंपनी भी, बायर कंपनी भी। नाम बहुत सारा है, बस आपको हम लोग यहां पे जो यूज करेंगे वो 2 ही यूज करेंगे, पुराना नया, बस ओल्ड और न्यू। नाम बहुत तरह का हम लोग को मिल रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ यहां पे यूज करेंगे ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी। बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के पता करना पड़ेगा कि इसमें पुराना कंपनी कौन है और नया कंपनी कौन है, बस इतना ही हम लोग को पता करना है। उसके बाद सारा काम जो होगा सो करेंगे। क्लियर है चीज? अब बात करते हैं कि सर हम लोग को इसमें काम करना क्या। ये बात तो पता चल गया कि इस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब पता चल गया कि एमैल्गमेशन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है। तीनों का, दोनों का, ओल्ड कंपनी का और न्यू कंपनी का 3-3 नाम यहां पे लिख दिए। अब सवाल है सर हम लोग को करना क्या है। तो करना यहां पे ये है, तो ध्यान से समझना, ज्यादातर केस यहां पे एब्जॉर्प्शन का मिलेगा तुमको। किसका मिलेगा? एब्जॉर्प्शन। यानी जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है, तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर तुमको मिलता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक बात बताओ, तुम कंपनी के बारे में छोड़ दो, तुम अगर कुछ दूसरे, अगर बिजनेस के बारे में, छोटा मोटा बिजनेस के बारे में भी अगर तुम बात करते हो, अगर किसी एक का सामान अगर कोई और खरीद लेता है तो क्या क्या घटना घटता है, बोलेंगे सर उसका सामान मेरे पास आ जाएगा। बोलो, अगर हम मार्केट जाएंगे किसी का बिजनेस खरीद लेंगे, तो किसी का बिजनेस खरीद लेंगे, अगर मान लेते हैं वो इलेक्ट्रिक का दुकान होगा उसका, अगर बिजनेस होगा, तो वहां से जितना भी पंखा, लाइट, सारा तार वार जितना भी होगा सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। यानी उसके दुकान में जितना भी एसेट्स होगा, जितना भी लाइबिलिटीज होगा, सब मेरे पास आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसके पास आ जाएगा? नया कंपनी के पास। पुराना कंपनी से सब किसके पास आ जाएगा? नया। क्या वो फोकट में देगा कि उसके बदले पैसा लेगा? लेगा। यानी जब हम लोग परचेज करेंगे तो परचेज के लिए हम लोग को कंसिडरेशन पेमेंट करना पड़ेगा। क्या पेमेंट करना पड़ेगा? लॉ के भाषा में कंसिडरेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है?
कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी अगर हम आपसे कुछ ले रहे हैं तो हम भी आपको कुछ उसके बदले देंगे, चाहे झापड़ ही क्यों ना दे दे, लेकिन उसके बदले आपको मिलेगा, है ना। बहुत लोग होता है कि सामान लेके थैंक यू बोल देता है बदले में, है ना। तो इसका मतलब यहां पे वैसा काम नहीं चलता है। यहां पे चलता है क्या, आपको परचेज कंसिडरेशन, यानी अगर आप सामान खरीदे हो, बिजनेस किसी का कंपनी खरीद ले रहे हो, तो बदले में उसको पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे, जरूर करेंगे। तो यहां पे सवाल उठेगा कि सर ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी के बुक में हम लोग को रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा सारा का सारा ट्रांजैक्शन। बताओ, कंपनी है, अरे छोटा मोटा बिजनेसमैन भी होता है तो वो भी अपना एक ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाता है, फाइनल अकाउंट रिकॉर्ड करता है कि नहीं। तो हम लोग का जो मेन डिटेल्स होता है वो सब कुछ पता चलता है किसमें, बैलेंस शीट में पता चलता है। किसमें पता चलता है, बैलेंस शीट में। यानी ओल्ड कंपनी का भी एक बैलेंस शीट होगा और न्यू कंपनी का भी एक बैलेंस शीट होगा। हर कंपनी अपना अपना बनाता होगा। तो पुराना कंपनी का, अगर ये नया कंपनी नया बना है तब तो उसके पास कुछ नहीं होगा पहले का, अरे बोलो हाँ या ना। जैसे अमेलगमेशन नेचर का बात कर लेते हैं, बताओ ए लिमिटेड था, बी लिमिटेड था, दोनों मिलकर एक नया कंपनी सी लिमिटेड बना दिया। क्या सी पहले से था, नहीं, नया बना है। समझ में आया, यानी उसके पास पहले से कुछ भी नहीं था, वो पुराना का जो खरीदेगा वही उसके पास आएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे मान लेते हैं एब्जॉर्प्शन वाला केस, जहां पे ओल्ड कंपनी के पास भी कुछ था, न्यू कंपनी के पास भी कुछ था, बोलो हाँ या ना। समझना चीजों को, क्योंकि पहला क्लास हम क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, पहला क्वेश्चन खाली थ्योरी आपको समझाते हैं, पूरा चीज हर चीज के बारे में आपको बताना, जर्नल एंट्री क्या हम लोग करने वाले हैं, इसमें क्या क्या परचेज कंसिडरेशन का किस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर चीज को सीखने वाले हैं फर्स्ट क्लास में हम लोग, और तभी तुमको सेकंड क्लास से समझ में आएगा सही से। क्लियर है चीज, इसीलिए समझना। तो बताओ, अगर पुराना कंपनी और नया कंपनी के बारे में बात करते हैं तो दोनों के पास एक बैलेंस शीट रहा होगा, और बैलेंस शीट रहा होगा तो बैलेंस शीट में क्या क्या रहता है आपको पता है, क्या क्या रहता है, बोलेंगे सर फिक्स एसेट होता है, अरे बोलो हाँ या ना, फिक्स एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है ना, इन्वेस्टमेंट होता है, फिर हमारे पास करंट एसेट होता है, और एक और एसेट होता है, कौन सा पता है, फिक्टिशियस एसेट होता है, हाँ या ना। तो इस तरह का हमारे पास इतना सारा एसेट्स होता है एसेट साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या होता है, कंपनी है, कंपनी के पास शेयर होता है, क्या होता है, शेयर, यानी उसके पास शेयर कैपिटल होगा। शेयर कैपिटल भी दो तरह का, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, हाँ या ना। तो शेयर कैपिटल होगा, अपना जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस रखा होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस होगा इसके पास होगा। उसी तरह से नॉन करंट लायबिलिटी उसके पास होगा। हम लोग तो कंपनी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज हम लोग को पता है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में ये सब बात पता है हम लोग को, बैलेंस शीट में क्या क्या रहता है सो। फिर हमारे पास करंट लायबिलिटी भी होता है, क्या रहता है, करंट लायबिलिटी रहता है, और प्रोविजंस रहता है। प्रोविजंस यानी प्रपोज डिविडेंड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ये सारा प्रोविजंस भी हमारे पास रहता है। कोई दिक्कत, इतना सारा लायबिलिटी, इतना सारा एसेट को टोटल करके हमारा एक बैलेंस शीट बना रहता है, बोलो हाँ या ना। सेम चीज हमारा नया कंपनी में भी रहा होगा, अरे बोलो हाँ या ना। तो एक काम करते हैं, इसको यहां से समझ में आया। तो यहां पे देखो, ओल्ड कंपनी में भी इस तरह का रहा होगा तो न्यू कंपनी में भी अपना रहा होगा, लेकिन अमाउंट अलग अलग रहा होगा, अरे बोलो हाँ या ना। जरूरी थोड़ी ना है कि अगर मान लेते हैं न्यू कंपनी हमारे पास ए लिमिटेड है, ओल्ड कंपनी अगर बी लिमिटेड है, अगर ए लिमिटेड के पास अगर 10 लाख का शेयर कैपिटल है तो बी के पास भी 10 लाख का होगा, जरूरी थोड़ी ना है। उसके पास अपना शेयर कैपिटल होगा, इसके पास अपना शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता क्या है, बोलेंगे सर अपना जो कंपनी जब स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम जो पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोलो हाँ या ना। बताओ, अगर तुम कोई कंपनी का बिजनेस खरीदोगे तो क्या वो जो इन्वेस्टमेंट किया था, पैसा जो लगाया था, वो पैसा भी तुमको दे देगा, वो पैसा तो तुमको नहीं देगा। बताओ, इतना साल से वो जो बिजनेस कर रहा था, जब वो बिजनेस अपना खत्म करेगा, अगर तुमको बेच देगा तो क्या अपना बैंक में जितना भी पैसा जमा करके रखा है, वो बिजनेस से कमाया हुआ पैसा, क्या वो भी तुमको दे देगा, वो भी तो नहीं दे सकता है। मतलब ये बात कि सर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो चीज को छोड़ के बाकी सारा चीज आप लेना चाहो तो ले लो, लेकिन वो दो चीज आपको हम यहां पे सेल नहीं करेंगे। यानी ओल्ड कंपनी जब बी लिमिटेड जब ए लिमिटेड के पास अपना सारा ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफरर कंपनी क्यों बोला जाता है, अपना बिजनेस को बंद करेंगे और किसको दे देंगे, ए लिमिटेड। अरे टेक ओवर कर रहा है ना, यानी तुम्हारा बिजनेस को हम खरीद ले रहे हैं। तो बिजनेस को खरीद लेना मतलब क्या, तुम्हारा वो जो दुकान जो खड़ा था, दुकान को खरीद लिए, अरे तुम्हारा सारा एसेट्स और लायबिलिटी को खरीद लिए।
बिजनेस खरीदने का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा जितना भी एसेट्स लायबिलिटी था उसको हम खरीद लिए। तो बताओ एसेट में फिक्स एसेट था, इन्वेस्टमेंट था, करंट एसेट था, फिक्टिशियस एसेट था, सारा एसेट है। लायबिलिटी साइड में इतना सारा लायबिलिटीज है, तो क्या सबको टेक ओवर कर लेगा? तो वही बोलता है कि टेक ओवर करने के लिए वो कर सकता है सब चीज, लेकिन अपना कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को वो उसको नहीं दे सकता है। समझ में आया? और रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट उसका लॉस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस उसका प्रॉफिट होता है। तो बताओ, वो बोलेगा चलो अपना शेयर कैपिटल हमको दे दो। अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में बात कर रहा है, बोलेगा चलो फिक्स एसेट हमको दे दो, बोलेगा ले जाओ। बोलेगा इन्वेस्टमेंट दे दो, बोलेगा ले जाओ। करंट एसेट दे दो, ले जाओ। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी दे दो, बोलेंगे ले जाओ। मेरा करंट लायबिलिटी ले जाओ, प्रोविजन ले जाओ, सब ले जाओ तुम। बोलेगा चलो शेयर कैपिटल दे दो, बोलेगा ना ना ना, शेयर कैपिटल हम आपको नहीं दे सकते, वो तो मेरा इन्वेस्ट किया हुआ है, हम बिजनेस खड़ा किए थे पैसा लगा के, और इसमें बहुत सारे पैसा कंपनी में खुद नहीं लगाता है, शेयर होल्डर से जमा किया हुआ लेता है। बोलो हाँ या ना? यानी जैसे तुम लोग यहां पे बैठे हो, हमको एक कंपनी क्रिएट करने का मन कर गया, हमको पैसा का जरूरत है, पैसा नहीं है, क्या करेंगे? तुम लोग से पैसा ले लेके और एक बिजनेस खड़ा कर देंगे। बोलो हाँ या ना? तो वो जो बिजनेस खड़ा करेंगे, कंपनी जो बनाएंगे, उसमें मेरा पैसा लगाए कि तुम लोग का पैसा लगाए? तुम लोग का पैसा लगाए, मेरा तो पैसा नहीं है। तो मेरा जितना भी यहां पे एसेट लायबिलिटी है उसको ले जाओ, जो किसी और का पैसा है वो पैसा तुमको कैसे दे सकते हैं? फिर जो हम लोग कमा के जो पैसा रखे हैं रिजर्व एंड सरप्लस, वो तुमको कैसे दे सकते हैं? तो इसीलिए बोलता है ना ही आपको शेयर कैपिटल दिया जाएगा, ना ही आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया जाएगा। बोले तो फिक्टिशियस एसेट, बोला वो ले जाओ। बोलेंगे पागल हो गए हम क्या? तुम अपना प्रॉफिट हमको नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा लॉस हम लेके कैसे करें? तुम्हारा लॉस हम कैसे ले लेंगे? आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? यानी तुम हमको प्रॉफिट नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा लॉस हम कैसे ले लेंगे? तो इसीलिए रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट दोनों एक दूसरे से सेट ऑफ होता है। यानी अगर जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, ये सारा चीज होता है, वो सब हमारा फिक्टिशियस एसेट के अंदर आता है। और ये सब आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो सर उसको इस साइड में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए वो लायबिलिटी साइड में रहता है। लेकिन ये हमारा लॉस होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस, इसीलिए उसको एसेट साइड में लिखना पड़ता है। बोलो समझ में आया? इसीलिए अलग अलग करके लिखना पड़ता है, लेकिन होता है वो उसी चीज का पार्ट। तो बोलो इसका मतलब ओल्ड कंपनी जब अपना, ध्यान से समझना क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं, आज का क्लास सिर्फ ये सब समझने के लिए है। क्योंकि अगर हम चाहेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन में आके उल्टा पुल्टा समझा के, उल्टा पुल्टा नहीं मतलब सही समझा के, मतलब अगर हम तुमको बोल देंगे कि ऐसे ऐसे होता है एंट्री, चलो पास करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, तुमको एक क्वेश्चन समझ में आएगा, दूसरा क्वेश्चन अगर तुमको करवाएंगे एक जरा सा अगर इधर उधर दे देगा ना तो तुम फंस जाओगे करने में। लेकिन अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उस तरह का क्वेश्चन अगर तुमको मिलेगा तो तुम आराम से कर सकते हो। कहानी अगर तुमको पता रहेगा तो आराम से कर लोगे, इसीलिए तुम लोग को कहानी समझाया जा रहा है पहले। तो बताओ इसका मतलब ओल्ड कंपनी जब न्यू कंपनी के पास अपना सारा एसेट्स और लायबिलिटीज को देगा तो देने वक्त क्या क्या चीज नहीं देगा? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं देगा। बस दो चीज खाली समझना, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं देगा। रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है फिक्टिशियस एसेट, कोई दिक्कत? बाकी सारा एसेट्स उसको उठा पुठा के दे देगा। क्लियर है चीज? एक बात बताओ, जब फिक्स एसेट देगा, इन्वेस्टमेंट देगा, करंट एसेट देगा, सबका कौन सा बैलेंस पड़ा हुआ है? डेबिट। क्रेडिट मत बोलना, अगर इस साइड में है तो क्रेडिट मत बोलना, क्योंकि बैलेंस शीट में आपके पास डेबिट क्रेडिट बोल के कुछ लिखा नहीं जाता, ये स्टेटमेंट होता है, लेकिन उसका नेचर पता चलता है एसेट और लायबिलिटी से। हाँ या ना? तो एसेट है मतलब डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो बताओ अगर ये एसेट है तो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस, यानी फिक्स एसेट डेबिट में पड़ा हुआ है। अगर किसी को देंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट डेबिट में पड़ा है, किसी को देंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। यानी हर एसेट को जब ट्रांसफर करेंगे नया कंपनी के पास तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और हर लायबिलिटी को जब ट्रांसफर करेंगे न्यू कंपनी के पास तो हम लोग का क्रेडिट बैलेंस का लायबिलिटी है उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। बोलो आया समझ में? क्लियर है चीज? ये सारा अभी पुराना कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या ट्रांसफर होता है। दूसरी बात, सर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, उसका भी तो वो कुछ काम करेगा। हम अभी बताए थे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सब किसका हिस्सेदार होता है? शेयर होल्डर का होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। किसका होता है?
इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। इसमें अगर प्रीफरेंस शेयर है तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर का भी होगा, और इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर होल्डर का भी होगा। प्रीफरेंस शेयर को थोड़ा साइड रखते हैं, इक्विटी के बारे में बात करते हैं। यानी ये पूरा एसेट्स लायबिलिटी में दो लोगों का हक होता है, एक होता है जो नया कंपनी को देना है, और एक होता है जो अपने शेयर होल्डर को देना है। बोलो हाँ या ना? तो अपने शेयर होल्डर को देने वाला चीज क्या क्या होता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट। बोलो हाँ या ना? और अगर बाकी एसेट्स और लायबिलिटी जो पड़ा हुआ है वो किसको दिया जाता है? नया कंपनी जो हमारे बिजनेस को खरीद रहा है उसको दिया जाएगा वो सब चीज। बोलो हाँ या ना? नया कंपनी जब अपने बुक में फिर से रिकॉर्डिंग करेगा, फिर से नया बैलेंस शीट बनाएगा, तो उसको कितना कितना अमाउंट दिखेगा? बोलेंगे बताओ तुम्हारे पास फिक्स एसेट कितने का था? बोलेगा 10 लाख। और इसका वाला कितने का था? 5 लाख। जब नया बैलेंस शीट बनाएगा ए लिमिटेड अपने बुक में, तो उसका फिक्स एसेट कितना का दिखेगा? 15 लाख का दिखेगा। अरे बोलो हाँ या ना? 10 लाख मेरा वाला और 5 लाख उससे खरीदे हैं, तो अब हमारे पास कितना हो गया? 15 लाख का हो गया। अगर कुछ डेप्रीसिएशन ये सब होगा तो माइनस किया जाएगा, लेकिन नॉर्मल बात अगर बात करते हैं तो जो भी हमारे पास पुराना कंपनी का एसेट खरीदेंगे, तो नया कंपनी अपने बुक में जब रिकॉर्डिंग करेगा तो अपना वाला और उसका वाला दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड कर करके लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो नया कंपनी करेगा इस तरह का काम और पुराना कंपनी करेगा इस तरह का काम। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, पुराना कंपनी जितना भी बात करेगा सब पुराना वैल्यू पे यानी बुक वैल्यू पे बात करेगा। किस पे बात करेगा? बुक वैल्यू पे। लेकिन नया कंपनी जितना भी बात करेगा सब मार्केट वैल्यू पे करेगा, आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है उस पे बात करेगा। यानी फिक्स एसेट का अगर इसके पास 5 लाख है, बोलेगा क्या वो आज के डेट में उसका वैल्यू 5 लाख है? बोलेगा ना, उसका डेप्रीसिएशन चार्ज होके उसका 4 लाख बचा है, तो बोलेगा हम उसका वैल्यू 4 लाख रुपया रिकॉर्ड करेंगे। यानी अब हमारे पास कितना का दिखेगा? 14 लाख का दिखेगा। 4 लाख उसका और 10 लाख अपना। आया समझ में? तो उसी तरह से यानी बस याद रखने का शॉर्टकट तरीका, न्यू कंपनी न्यू वैल्यू, ओल्ड कंपनी ओल्ड वैल्यू। यानी ओल्ड कंपनी में बुक वैल्यू का बात करेंगे और नया कंपनी में मार्केट वैल्यू का बात करेंगे। बोलो आया समझ में? ये सारा बात किए जब रिकॉर्डिंग करेंगे। नया कंपनी का थोड़ा साइड करके रखते हैं, अभी खाली पुराना कंपनी के बारे में बात करते हैं। पहले बताओ, जब इसका बिजनेस को बंद करेंगे तो सारा एसेट लायबिलिटी को बंद करना पड़ेगा कि नहीं बंद करना पड़ेगा? तो पहले एसेट साइड वाले को बंद करने का तरीका बताते हैं, समझना। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट सबको बंद करेंगे। तो एक बोलता है सुनो क्या कैसे बंद करेंगे? एक एक करके उठाओ और इसको जाके दे दो। बोलेंगे ना, ऐसा नहीं किया जाता है। ध्यान से समझना, ऐसा नहीं किया जाता है। बोलेगा नया कंपनी, अरे अपना सारा एसेट हमको दो, सारा लायबिलिटी दो। बोलेगा ठीक है, ये लीजिए आपका फिक्स एसेट, ये लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट। क्या उस तरह से करके देगा? बोलेगा ना, सुनो इस तरह से एक एक करके नहीं, एक तो झोला में भरो सब चीज। बोलने का मतलब एक तो झोला में सब लोग भरो, यानी आप बोरा में भरो और वो बोरा उठा के हमको एक साथ दो। ऐसे एक एक करके हम तुम्हारा लिया नहीं, लेने नहीं आएंगे। समझ में आया? और उस जो झोला या बोरा का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है उसका? रियलाइजेशन अकाउंट उसका नाम होता है। रिवैल्यूएशन का नाम सुने हो कि नहीं? वैसे ही रियलाइजेशन, इसका भी तो नाम सुने होगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पढ़े हो? 3rd सेमेस्टर में आप पढ़े होगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे आपका किसका अकाउंट आता था? रियलाइजेशन। देखो फिर से आपको बताते हैं वही वाला बात। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या? पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना, बंद कर देना। कंपनी भी ओल्ड कंपनी यहां पे क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? यानी कोई भी कंपनी या बिजनेस को बंद करने के लिए हम लोग किस अकाउंट का यूज करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट को यूज करते हैं। आया समझ में? तो क्या करेगा पता है? बोलेगा एक एक करके सारा एसेट्स और सारा लायबिलिटीज को, जो रखना है वो रखो, लेकिन बाकी सारा एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करो? इस बोरा में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में भरो और भरने के बाद हमको दो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? सो तो बताओ, जब रियलाइजेशन में एक एक करके सब डालेगा, पहले फिक्स एसेट डालेगा, इन्वेस्टमेंट डालेगा, करंट एसेट डालेगा, तब किस तरह से उसका रिकॉर्डिंग करेगा? जब नॉन करंट डालेगा, करंट लायबिलिटी डालेगा, प्रोविजन डालेगा, तब किस तरह से रिकॉर्डिंग करेगा? वो चीज हम लोग को जानना जरूरी है कि नहीं है? बोलो। तो देखना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी परचेज कंसिडरेशन का बात नहीं कर रहे। अभी जितना भी बात किया जा रहा है सब इसको बंद करने का बात किया जा रहा है, बिजनेस को देने के लिए। तो समझना, इसके लिए अब आपको दिखाते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, अभी कॉपी उपी नहीं करना है कुछ, ये सब आपको जर्नल एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए तुम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी।
ये अगर तुमको बोल दिया जाएगा रट लो, याद कर लो, तब थोड़ा सा तकलीफ होगा ना। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, अगर तुमको समझा दिया जाएगा, तब आपको तकलीफ नहीं होगा, तुम खुद से इसका एंट्री पास कर सकते हो। बताओ, जैसे हम अभी क्या बताए थे, दोनों जगह मिला के करेंगे। हम अभी आपको एक बात बताए थे, पुराना कंपनी पहले एसेट साइड से चलते हैं। एसेट साइड में क्या क्या बंद करेगा, तो बोलेंगे सर फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट, ये तीनों को बंद करेगा। कहां पे भेजेगा इसको? रियलाइजेशन में भेजेगा। कहां भेजेगा? रियलाइजेशन में भेजेगा। बताओ, ये तीनों का कौन सा बैलेंस दिख रहा है? कौन सा बैलेंस? मुंह खोल के बोलोगे तभी तुमको समझ में आएगा। डेबिट बैलेंस है। जब कहीं पे भी ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बताओ, अगर ये सारा एसेट को करेंगे क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को। जहां पे जा रहा है उसको क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री आपको पता चल गया होगा कि जब एसेट को क्लोज करेंगे रियलाइजेशन में, तो क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बोलो हाँ या ना। चलिए, एंट्री आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। लिखा हुआ है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। क्या ये फिक्टिशियस एसेट को लिया गया? इसको छोड़ के जब सारा एसेट को ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर कौन सा वैल्यू? क्योंकि ओल्ड कंपनी कौन सा वैल्यू पे बात करेगा? बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू पे जब भेजेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कोई दिक्कत आया समझ में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। चलिए, एसेट साइड को पूरा पहले काम खत्म कर लेते हैं। बताओ, एसेट में हमारा फिक्स एसेट का बात हो गया, इन्वेस्टमेंट का बात हो गया, करंट एसेट का बात हो गया। अब किसका बात करना है? फिक्टिशियस एसेट। हम एक बात बताए थे कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्टिशियस एसेट सब किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। यानी ये सब चीज को ट्रांसफर कहां पे करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर में करना पड़ेगा। जैसे ये सबको ट्रांसफर किए रियलाइजेशन में, तो वो सबको कहां पे करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। यानी एक और बोरा का नाम आएगा हमारा, इक्विटी शेयर होल्डर। एक और अकाउंट बनेगा हमारा, क्या? इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें सारा काम करेंगे। तो बताओ, ध्यान से समझना, फिक्टिशियस एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। अरे एसेट साइड में है तो डेबिट बैलेंस। उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कहां पे ट्रांसफर? इक्विटी शेयर होल्डर में। एंट्री क्या पास होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। बोलो हाँ या ना। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, यहां पे एंट्री हम देखो बार पहले दिखा रहे हैं नहीं रहे एंट्री, और उसके बाद समझा रहे हैं। क्या वैसा कर रहे हैं? पहले समझा दे रहे हैं, अपने आप एंट्री बनेगा हमारा। देखो दूसरा एंट्री, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट टू इक्विटी शेयर होल्डर। एंट्री बना है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। बोलो आया समझ में? चलिए सर, हमारा एसेट साइड का काम हो गया खत्म। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। क्लियर चीज? लायबिलिटी साइड में बताओ क्या क्या चीज है? शेयर होल्डर और रिजर्व एंड सरप्लस। बताओ ये दोनों चीज कहां पे ट्रांसफर करेंगे? बोलेंगे सर ये दोनों चीज हमारा शेयर होल्डर का चीज है। बोलो ना। बताओ ये कौन सा बैलेंस का चीज है? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटी में है। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। बोलो हाँ या ना। यानी करना पड़ेगा शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कोई दिक्कत? यानी जब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर में, तो करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। आइए देखिए यहां पे तीसरा एंट्री, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेम एंट्री पास किया गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है किस तरह से कर रहे हैं? सो बस लॉजिक आप क्लियर रखिए, एंट्री अपने आप बनेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बचा हुआ है। अब क्या बचा हुआ है? ये सारा, यानी नॉन करंट, करंट और प्रोविजन, ये सारा लायबिलिटीज यानी अदर लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं हम लोग। अदर लायबिलिटीज को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पे? रियलाइजेशन में, क्योंकि ये सब तो नया कंपनी को देना पड़ेगा। तो बताओ ये सब का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा? यानी आउटसाइडर्स लायबिलिटी बोलो या अदर लायबिलिटी बोलो। आउटसाइडर बोलना ज्यादा क्योंकि ये बाहर वाला होता है। इंटरनल, एक्सटर्नल, पता है ना? तो इंटरनल लायबिलिटी में आता है आपका शेयर होल्डर लोग, और एक्सटर्नल वाले में आते हैं आपके डिबेंचर, क्रेडिटर, ये सब लोग। ठीक है? तो बोलता है एक्सटर्नल या आउटसाइडर्स लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री देखिए, बोला है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ प्रीफरेंस। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर वाला बात किया गया, इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए थोड़ा देर के लिए।
5 नंबर देखो, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटी टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू, एंट्री क्या पास करेंगे, आउटसाइडर्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो समझ में आया? तो ये एंट्री पास कर लिए। और लास्ट में बताओ, जब सारा कुछ एक बार इसका भी कर ही लेते हैं बात। शेयर कैपिटल में 2 कैपिटल बताए थे हम, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। बोलो हाँ या ना? तो इक्विटी शेयर का चीज देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, लेकिन प्रीफरेंस वाला चीज जो रहेगा वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। अरे बोलो ना, जो इक्विटी को होल्ड करके रखा है इक्विटी शेयर होल्डर, जो प्रीफरेंस को होल्ड करके रखेगा उसको प्रीफरेंस शेयर होल्डर। बोलो हाँ या ना? तो अगर शेयर कैपिटल में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो किसको देना पड़ेगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो बताओ, जब इक्विटी दिए थे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को तो क्या एंट्री पास किए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बोलो हाँ या ना? तो जब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल देंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर को तो क्या एंट्री पास करेंगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बोलो हाँ या ना? लेकिन प्रीफरेंस शेयर वाले केस में क्या हो जाता है, प्रीफरेंस शेयर को बोलता है आप कितने के प्रीफरेंस शेयर हो, बोलता है हम 1 लाख के प्रीफरेंस शेयर है, आपको 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। यानी प्रीफरेंस शेयर के केस में कुछ ज्यादा पेमेंट होता है या तो क्या होता है थोड़ा कम पेमेंट होता है, तो उसके केस में हम लोग का बात किया जाएगा। तो बताओ, आपको 1,20,000 रुपया पेमेंट किया जाएगा, मतलब टोटल पेमेंट शेयर होल्डर को प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कितना होगा, 1,20,000। तो जबकि प्रीफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल कितने का था, 1 लाख, तो सर 20,000 का तो डिफरेंस आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? फिर से रिपीट, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर 1,20,000। क्या इस तरह से एंट्री पास होता है? डेबिट और क्रेडिट तो मैच करता है, यहां तो डिफरेंस आ गया। तो अगर बोलता है आपका अगर डिफरेंस आ रहा है तो डेबिट में घटेगा तो रियलाइजेशन डेबिट, क्रेडिट में घटेगा तो रियलाइजेशन को क्रेडिट, वो प्रॉफिट और लॉस होता है। बताओ, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख को अगर मिलेगा 1,20,000 तो हम लोग का लॉस हो गया कि नहीं हो गया, पेमेंट करना पड़ेगा ज्यादा। और उसी तरह से अगर 1,20,000 को अगर 1 लाख पेमेंट करना है तो कम पेमेंट होगा, इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा उस टाइम। तो उसी हिसाब से यहां पे देखो किया गया उसके लिए, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर, एंट्री देखो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर लिखा हुआ है। अगर डेबिट में घटेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अगर क्रेडिट में घटेगा तो टू रियलाइजेशन अकाउंट इफ एनी लिखा हुआ, देख रहे हो? अगर डिफरेंस आएगा तब एक ही जगह आ सकता है, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में। यानी अगर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल था 1 लाख का और अगर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है 1,20,000, इसका मतलब 20,000 कहां पे घटेगा, डेबिट में, तो 20,000 को डेबिट में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल था हमारे, मान लेते हैं 1,50,000 का था, 1.5 लाख का था, और इसको पेमेंट कितना करना है 1,20,000, तो 30,000 को तो क्रेडिट में घट रहा है, तो यहां पे उस टाइम 30,000 का दिखेगा। बोलो आया समझ में? एंट्री पास करेंगे तो पूरा क्लियरली पता चलेगा ये सब चीज, लेकिन बस ध्यान रखना एंट्री किस तरह से पास हो रहा है। प्रीफरेंस शेयर मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं होता है हमारा, ठीक है, ज्यादातर इक्विटी शेयर होल्डर ही हम लोग को मिलता है क्वेश्चन में, लेकिन सब चीज समझ के हम लोग को रखना जरूरी है। अब बताओ, समझना ध्यान से, क्या क्या काम किए अभी तक। बोलेंगे सर सारा एसेट को उठाए और जितना ट्रांसफर करना था रियलाइजेशन में वो रियलाइजेशन में कर दिए, जिसको करना था इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर होल्डर में कर दिए, हाँ या ना? सारा लायबिलिटीज में जिसको जहां पे भेजना था हम लोग आराम से क्या कर दिए, भेज दिए। क्या अब हमारा बैलेंस शीट में कुछ भी बचा हुआ है ना? पूरा का पूरा बैलेंस शीट काम खत्म हो गया। बोलो हाँ या ना? अब बताओ, मेरा बोरा गया भर, यानी रियलाइजेशन अकाउंट गया भर। अब ये रियलाइजेशन को क्या करेंगे, उठाएंगे और नया कंपनी को दे देंगे। बोलेंगे लो मेरा कंपनी तुम खरीदे हो ना, लो मेरा कंपनी का सारा चीज इसी झोला में है, इसी बोरा में है, सब उठा के ले लो तुम। बोलो हाँ या ना? तो बताओ, जब हम कोई भी चीज किसी को देते हैं, किसी के पास सेल करते हैं, उधारी वाला सेल बताओ, उधारी वाला सेल बताओ क्या एंट्री होता है, क्रेडिट सेल का क्या एंट्री होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो हाँ या ना? फिर से रिपीट, जब हम किसी को सेल करते हैं उधार में तो क्या एंट्री पास करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत? बोलो ना रे। नहीं सर, हम लोग यहां पे किसके पास बेच रहे हैं, नया कंपनी के पास, तो डेटर के जगह हम लिख सकते हैं क्या, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख सकते हैं क्या? अगर हम गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स, अगर फर्नीचर बेचेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, टू फर्नीचर। अरे बोलो ना। अगर मशीनरी बेचेंगे तो क्या करेंगे, टू मशीनरी। अगर बोरा बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बोरा। अरे बोलो हाँ या ना? मतलब टू रियलाइजेशन। बोलो समझ में आया क्या? समझाने का तरीका बस वो चीज हम समझेंगे यहां पे खाली।
क्या किए, तो फाइनल एंट्री क्या बना सर, नया कंपनी के पास रियलाइजेशन को बेच रहे हैं तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। बोलो समझ में आया। तो यहां पे देखिए आपका फॉर सेल ऑफ रियलाइजेशन टू न्यू कंपनी दिख रहा है क्या, फॉर सेल ऑफ रियलाइजेशन टू न्यू कंपनी एंट्री बना है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री बना है, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो समझ में आया कैसे किए, यानी नया कंपनी के पास हम लोग बेच दिए रियलाइजेशन को, क्योंकि एक चीज नहीं दिए उसमें, एसेट्स भी भरा हुआ है, लायबिलिटी भी भरा हुआ है, एक एक करके क्या करेंगे, इसीलिए पूरा रियलाइजेशन उठाए और उसको दे दिए। बोलो आया समझ में। तो जिसके पास जाता है उसको डेबिट और जो जाता है उसको क्रेडिट। आया समझ में, यानी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा एंट्री पास हो गया। बोलो ये चीज हम उसको फोकट में दिए कि कुछ बदले में मिलेगा, मिलेगा, और ये कितना में बेचे वो तो पैसा हम लोग को पता करना पड़ेगा ना। यानी ये जो बेचने वाला एंट्री होता है वो परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट आता है। कौन सा अमाउंट, यानी हम बोलेंगे ये जो बोरा है इस बोरा का दाम है 5 करोड़ रुपया या 5 लाख रुपया, तो उसका मतलब अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन से वो हमारा अमाउंट को डेबिट क्रेडिट करना पड़ता है। इसीलिए यहां पे देखो लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। आया समझ में, यानी जो ये एंट्री पास करेंगे वो किससे करेंगे, अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन से करेंगे। कोई दिक्कत, चलिए आगे बात करते हैं। सर बेच दिए, बेचने के बाद क्या करेंगे, पैसा लेंगे। अरे बोलो हाँ या ना, पैसा लेंगे। कंपनी है, कंपनी के पास पैसा बहुत कम रहता है, कैश बैंक बहुत कम रहता है। उन लोग का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है, शेयर्स होता है। क्या होता है, शेयर्स होता है। समझ में आया। तो क्या बोलेगा पता है, सर मेरे पास तो पैसा वैसा नहीं है, एक काम करिए आप मेरा शेयर ले लीजिए। आप मेरा क्या लीजिए, बताओ। अगर हमको उस कंपनी से पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, जो आता है उसको डेबिट करते ना। कैश मिलेगा तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अगर चेक मिलेगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। हाथी मिलेगा क्या करेंगे, हाथी अकाउंट डेबिट। घोड़ा मिलेगा तो घोड़ा अकाउंट डेबिट। यानी जो भी आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बोलो ना। तो कंपनी के पास हाथी घोड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो यानी शेयर्स होता है, तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीफरेंस शेयर भी देगा तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डिवेंचर भी दे सकता है, लेकिन परचेज कंसीडरेशन में डिवेंचर को लिया नहीं जाता है। समझ में आया। अरे बताओ डिवेंचर क्या होता है पता है, बाहर वाला, आउटसाइडर होता है। समझ में आया। तुम कंपनी को, मेरा कंपनी को खरीद रहे हो तो कंपनी का वैल्यू का दो, यानी तुम हमको मेरा इंटरनल चीज दो, हमको इंटरनल यूजर को दोगे हमको, यानी इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर तुम्हारा हम लेंगे उसके बदले। समझ में आया। डिवेंचर और क्रेडिटर अगर तुम दोगे तो हम वहां पे नहीं लेने वाले हैं। सोचो ना रे, मालिक को तुम नौकर वाला बनाने वाला काम करोगे तो क्या बनेगा वो, नहीं। अगर वो शेयर होल्डर है तो उन लोग को पेमेंट जब करोगे तो इक्विटी शेयर ही देना पड़ेगा। वो पैसा तुम जो लोगे वो पैसा अपने पॉकेट में डालना पड़ेगा कि जिससे तुम लिए थे उसको देना पड़ेगा। अगर हम पुराना कंपनी है, समझना, अगर हम पुराना कंपनी है, हम अपना कंपनी को बेच दिए, बेचने से जो भी चीज हमको मिलेगा वो अपने पॉकेट में डालेंगे या अपना कंपनी बनाने के लिए जो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर से जो लिए थे पैसा उसको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं। तो बताओ, मान लेते तुम लोग सारे मेरे शेयर होल्डर हो, ठीक है, मेरा कंपनी का, हमको दूसरा कंपनी को बेच दिए अपना सारा एसेट लायबिलिटी, वहां से 5 लाख रुपया मिला, वो 5 लाख रुपया तुम लोग को देना है। तो बोलेंगे 5 लाख रुपया पैसा तो नहीं मिला, हमको इक्विटी शेयर दिया और प्रीफरेंस शेयर दिया और डिवेंचर दिया और क्रेडिटर दिया, इस तरह का बात बोलेंगे। तो बताओ, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर को साइड रखो, जब हम किसी को डिवेंचर देने जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, सर हम आपके कंपनी का मालिक हैं। अरे बोलो ना, हम आपके कंपनी का मालिक हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर हैं, और आप हमको डिवेंचर दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। क्या लेगा वो, नहीं। इसीलिए बोलता है परचेज कंसीडरेशन में डिवेंचर, क्रेडिटर ये सब रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, वहां पे सिर्फ इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर लिया जाता है। और कैश होगा तो कैश कौन नहीं छोड़ता, कौन छोड़ता है कैश को। समझ में आया। यानी कैश मिलेगा तो उसको भी ले लेंगे। आया समझ में। तो बताओ, अब समझते हैं। तो बताओ, कुछ भी आता है तो क्या करेंगे, डेबिट। इक्विटी आएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीफरेंस शेयर आएगा तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। हाँ या ना। कहां से आएगा, कहां से आएगा, नया कंपनी से, रियलाइजेशन से। कहां, बोरा थोड़ी ना हमको उठा के दे देगा पैसा, कौन देगा, नया कंपनी, टू न्यू कंपनी अकाउंट। बोलो हाँ या ना। चलिए ध्यान से देखिए यहां पे। तो बोलते हैं सर 7 नंबर एंट्री लिखा हुआ है, फॉर परचेज कंसीडरेशन रियलाइज फ्रॉम न्यू कंपनी। न्यू कंपनी से जब मिलेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी।
अब थोड़ा इसके बारे में बात करो। सर ये क्यों लिखा हुआ है, इन न्यू कंपनी क्यों लिखा हुआ है, ये इसके बारे में बात करेंगे। समझ में आया? बताओ, जब हम लोग को नया कंपनी से मिलेगा इक्विटी शेयर, तो वो इक्विटी शेयर तो मेरे पास भी है। अरे बोलो ना, इक्विटी शेयर तो मेरे पास भी है, इक्विटी शेयर तो उसके पास भी है, तो किसका इक्विटी शेयर है वो कैसे पता चलेगा? इसीलिए जब नया कंपनी हमको अपना इक्विटी शेयर देगा तो उसमें लिखना पड़ेगा हम लोग को इन न्यू कंपनी, वो न्यू कंपनी का है। वैसे ही प्रीफरेंस शेयर जब उसका मिलेगा तो उसमें भी लिखना पड़ेगा प्रीफरेंस शेयर किसका है, न्यू कंपनी। अब देगा कैश, तो कैश में भी लिखना पड़ेगा वो कैश है वो नया कंपनी का है। अरे कैश में लिखा जाता है क्या? कैश तुम्हारा है कि मेरा है, सबका तो एक ही जैसा होता है, लेकिन इक्विटी शेयर प्रीफरेंस शेयर सबका क्या होता है, अलग होता है। अगर तुमको हम नोट्स देंगे, कोई और टीचर तुमको नोट्स देगा, क्या सबका नोट्स एक ही जैसा होता है? अलग अलग होता है। लेकिन कैश 500 रुपया का नोट हम जो देंगे वही तुमको दूसरा देगा 500 रुपया का नोट। समझ में आया? मतलब सबका बराबर होता है। अब मांग मत लेना। चलिए, तो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है चीज? क्या कर दिए अभी तक हम लोग? बोले सर सारा एसेट लायबिलिटी को बंद कर दिए, बंद करने के बाद एसेट को मतलब रियलाइजेशन को बेच दिए, बेचने से पैसा भी वापस ले लिए। बोलो हाँ या ना? अब बात करते हैं, सर ये सारा घटना घटाने में कुछ तो खर्चा किए होंगे हम लोग। अरे बोलो, जैसे बेचने के लिए अगर बोरा उठाए होंगे, सुनो, अगर बोरा उठाए होंगे, बाहर तक गए होंगे, वैन किए होंगे। बोलो हाँ या ना? यानी कुछ भी लिक्विडेशन एक्सपेंस किए होंगे। लिक्विडेट करना, मिटाना, अपने आप को खत्म करना, यानी अपने कंपनी को खत्म करने के लिए कुछ तो खर्चा किए होंगे, उसका खर्चा के लिए भी तो पैसा गया होगा। बोलो, तो बोलता है वो सारा खर्चा के लिए आप किसको डेबिट करोगे? रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। किसको करोगे? रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा सबके लिए क्या यूज करोगे? रियलाइजेशन। तो बोलता है जब आपका कोई भी लिक्विडेशन एक्सपेंस होता है तो यहां पे एंट्री पास करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। आया समझ में? वो खर्चा के लिए करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है चीज यहां तक? उसके बाद सारा कुछ हो गया सर, अब जो रियलाइजेशन अकाउंट बना के रखे थे उसको बंद करना पड़ेगा हम लोग को। हर एक अकाउंट बंद होता है ना, तो रियलाइजेशन के अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग का रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो उसमें भी प्रॉफिट लॉस निकलता है, तो रियलाइजेशन बनाएंगे तो उसमें भी तो प्रॉफिट लॉस। अरे अपना बिजनेस को बेचे हैं किसी के पास, तो हमको या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा कि नहीं होगा? तो प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो बताओ, कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा अपना पॉकेट में डालेंगे या शेयर होल्डर को देंगे? शेयर होल्डर को देंगे। प्रॉफिट भी तो उन्हीं लोग का है, उन्हीं लोग का तो पैसा है यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट अगर होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। प्रॉफिट कब पता चलता है? अगर ये अकाउंट बना हुआ है, अगर डेबिट साइड में घटता है तो प्रॉफिट आता है ना, और जब क्रेडिट में घटता है तो क्या आता है? लॉस। तो रियलाइजेशन का डेबिट में होता है प्रॉफिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और जब इसका क्रेडिट में होता है लॉस, तो वहां पे बाय इक्विटी शेयर होल्डर, यानी एंट्री पास होता है उस टाइम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी एंट्री पलट जाता है। बोलो समझ में आया? क्लियर है चीज? सारा प्रॉफिट लॉस का भी काम हम लोग कर दिए, सारा बेच दिए, बेचने से पैसा भी ले लिए, जितना भी छोटा मोटा खर्चा करना था वो खर्चा भी कर दिए, प्रॉफिट लॉस भी निकाल दिए। सारा काम करने के बाद अब बोलेंगे, कॉल करेंगे सबको, ए बंदा लोग, सब लोग आ जाओ, सबको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जो हमको नया कंपनी से मिला है वो सब बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा? प्रीफरेंस शेयर वालों को प्रीफरेंस शेयर देंगे और इक्विटी शेयर होल्डर वाले को इक्विटी शेयर देंगे और कैश भी देंगे। प्रीफरेंस शेयर वाले को कैश नहीं पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। तो ध्यान से समझना, जब प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, अगर वो नया कंपनी हमको प्रीफरेंस शेयर दिया था तो प्रीफरेंस शेयर, और पैसा दिया है तो पैसा पेमेंट कर देंगे। आया समझ में? अरे बोलो ना हाँ या ना? किसी को पेमेंट करना है, अगर राम को कैश पेड कर रहे हैं, क्या एंट्री पास करोगे? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कैश पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे? प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। अगर टू हाथी करेंगे तो टू हाथी। तो वैसे ही अगर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कर रहे हैं तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक कर रहे हैं तो बैंक। आया समझ में? सेम उसी तरह से फाइनल सेटलमेंट जो किया जाएगा वो किसको किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। ये फाइनल एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। पुराना कंपनी का इतना ही काम है। तो बताओ, जब ये लास्ट पेमेंट करेगा किसको करेगा? अब करेगा मालिक लोग बांट लो आपस में, इक्विटी शेयर होल्डर लोग।
तो बताओ इक्विटी शेयर होल्डर लोग को देंगे तो क्या एंट्री पास होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, उसको क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर। जैसे प्रीफरेंस शेयर को मिला था प्रीफरेंस शेयर, तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर, और प्लस कैश भी इसको दिया जाएगा, तो कैश भी पेमेंट करेंगे। बोलो आया समझ में? यानी ओल्ड कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे यही है, ओल्ड कंपनी को बंद करना, और बहुत ही आसान भी है, बस आपको लॉजिक समझना है। और स्टेप देखो, याद करने का तरीका भी तुमको बता देंगे किस तरह से क्या क्या करना है। बताओ सबसे पहले हम लोग का यहां पे होता क्या क्या है? बोलेंगे सर सबसे पहले एसेट को क्लोज करेंगे। बोलो हाँ या ना? देखो 6-7 बात बोलेंगे, 6-7 बात बोलेंगे, काम उतनी में खत्म हो जाएगा। पहला काम एसेट को क्लोज करो, दूसरा लायबिलिटीज को क्लोज करो, दोनों को क्लोज कर दिए। तीसरा रियलाइजेशन को सेल करो, जब सब क्लोज हो जाता है तो क्या करते हैं? सेल। रियलाइजेशन को सेल करो। चौथा रियलाइजेशन को रियलाइज करो, यानी बदले में जो तुमको मिलेगा उसको ले लो। बोलो आया ना? 4 काम हो गया। एसेट को क्लोज करो, लायबिलिटी को क्लोज करो, रियलाइजेशन को सेल करो, रियलाइजेशन का पैसा ले लो यानी रियलाइज करो। पांचवा कोई खर्चा होता है तो खर्चा करो, रियलाइजेशन का मतलब एक्सपेंस करो, हो गया। छठा प्रॉफिट लॉस निकालो, और सातवां पेमेंट करो। सातवां पेमेंट करो, पेमेंट प्रीफरेंस शेयर वाले को प्रीफरेंस शेयर पेमेंट करो, इक्विटी वाले को इक्विटी पेमेंट करो। 7 बात ही आपको करना है ओल्ड कंपनी के बुक में। बोलो आया ना? एंट्री आपका 12 बना है, क्योंकि आपको एसेट को क्लोज करो में 2 चीज होता है ना, फिर टीसीएस को अलग क्लोज करो, इसको अलग क्लोज करो, तो उस तरह से एंट्री आपका बड़ा बना है, ज्यादा बना है। लेकिन आपका बात सिर्फ 7 ही है। क्या? फिर से रिपीट एक बार, एसेट को क्लोज करो, लायबिलिटी को क्लोज करो, रियलाइजेशन को सेल करो, रियलाइजेशन को रियलाइज करो, अगर कोई रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस करो, प्रॉफिट लॉस निकालो, और फाइनल पेमेंट करो। बोलो हाँ या ना? बस इतना ही स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा खत्म। किसके बुक में? ओल्ड कंपनी के बुक में। आया समझ में? क्लियर है चीज? न्यू कंपनी के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास खत्म ना, घड़ी देखने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? अब हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, जो अभी तक बात कर रहे थे परचेज कंसीडरेशन के बारे में बात कर रहे थे ना, कि सर अगर पुराना कंपनी नया कंपनी के पास बेचेगा तो बदले में कुछ तो मिलेगा, तो वो किस तरह से उसका पेमेंट होता है, तो साफ साफ या तो तुमको बता देगा कि हम उसके कंपनी को खरीद रहे हैं 10 लाख रुपया में, तो हमको पता चल गया कि परचेज कंसीडरेशन कितना हो गया? 10 लाख। लेकिन कभी कभी तुमको बताता नहीं, और कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम तुमको नहीं बताता है, और मैक्सिमम क्या 98% तुमको नहीं बताता है, वो तुमको कैलकुलेट करना पड़ता है। समझ में आया? तो परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो चीज हम लोग अभी सीखेंगे। आया समझ में? एक चीज सीख गए, ओल्ड कंपनी को कैसे बंद करना है, और अभी हम लोग सीखने वाले हैं परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन। क्योंकि देखो सबसे पहले तुमको कोई भी चीज करोगे ना, चाहे ओल्ड कंपनी चाहे न्यू कंपनी, तुमको सबसे पहले परचेज कंसीडरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वाई परचेज कंसीडरेशन? क्योंकि ओल्ड कंपनी के बुक में जब तुम एंट्री पास करोगे तो 6 नंबर एंट्री जब तुम पास करते हो तो यहां पे किसका पैसा चाहिए? अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन चाहिए। हाँ या ना? कि तुम अपना बिजनेस जो बेच रहे हो वो कितना में बेच रहे हो, तो अगर तुमको परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट ही नहीं पता रहेगा तो तुम कैसे पुट करोगे? इसीलिए तुमको पहले यही वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद एंट्री पास करना पड़ेगा। चलिए, तो ये काम साथ में मिलके करेंगे हम लोग। समझ में आया? यानी आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। चलना सुनना, बोला यहां पे कैलकुलेशन फॉर परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? तो ये 2 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है नेट एसेट मेथड, एक होता है नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड दोनों में हम लोग का अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। नेट एसेट मेथड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है नेट एसेट टेकन ओवर, या नेटो बोल सकते हैं इसको, नेटो मेथड से। यानी और जिसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है, सन्ड्री एसेट्स एट मार्केट वैल्यू या अग्रीड वैल्यू लेस करेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज एट मार्केट वैल्यू या अग्रीड वैल्यू, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? परचेज कंसीडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो यहां पे हम लोग इस तरह का सारा बात किए थे, इसमें देखो इतना जो गंदा किए हैं वाला चीज, तो बताओ ठीक है, ये वाला चीज जो हमारा था, जितना भी एसेट्स मेरे पास आया है, जितना भी लायबिलिटी मेरे पास आया है, अगर सारा एसेट आया है मेरे पास 50 लाख रुपए का, सारा लायबिलिटी अगर आया है 20 लाख रुपए का, तो लायबिलिटी तो कर्ज होता है ना रे,
तो अगर वो अपना एसेट दे रहा है तो संपत्ति दे रहा है, लेकिन अपना लायबिलिटी दे रहा है मतलब कर्ज दे रहा है, तो उस लायबिलिटी को तो हम ही को पूरा करना पड़ेगा। अब उसका मतलब उसका सर का बोझ अब वो मेरा सर का बोझ बन गया है। इसका मतलब 50 लाख रुपया का चीज आएगा जिसमें 20 लाख रुपया पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना बचेगा? यानी उस बिजनेस का जो प्रॉपर्टी मेरे पास जो आ रहा है, बिजनेस जो मेरे पास आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 30 लाख रुपए का आ रहा है। ये होता है नेट एसेट मेथड। यानी एसेट में आपको लायबिलिटी को माइनस करना है और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा वही क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन। यानी वो बोल देगा नेट एसेट मेथड से अगर निकालने का बात किया जाएगा तो जितना एसेट का वैल्यू होगा माइनस जितना लायबिलिटी का वैल्यू होगा, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन। आया समझ में? ये हो गया नेट एसेट मेथड का। दूसरा होता है नेट पेमेंट मेथड। आपको इतना सारा काम करने का जरूरत नहीं बोलेगा कि एसेट का वैल्यू बताओ, लायबिलिटी का वैल्यू बताओ और प्लस माइनस करो ना। वो बोलेगा एक काम करिए, आप इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए पेमेंट कीजिए इतना रुपया, प्रीफरेंस शेयर के फॉर्म में पेमेंट कीजिए इतना रुपया। मतलब सीधा बात, अगर वो पेमेंट करता है तो पेमेंट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कर सकता है। अरे बोलो ना, वो बोल दिया 50 लाख रुपया पेमेंट करना है आपको। कितना करना है? 50 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन 50 लाख हो जाएगा। लेकिन वो किस किस फॉर्म में करना है? इक्विटी शेयर के फॉर्म में कर सकते हो, प्रीफरेंस शेयर के फॉर्म में कर सकते हो और कैश एट बैंक के फॉर्म में कर सकते हो। क्लियर है चीज? और भी चीज तुम पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उसका यहां पे कैलकुलेशन नहीं होगा। जैसे नोट में लिखा हुआ है कि डिवेंचर इज नॉट कंसिडर्ड इन परचेज कंसिडरेशन। डिवेंचर को यहां पे लिया नहीं जाता है। बोलता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर को हम पेमेंट कर देंगे, बोलेगा करो। मेरा प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, करो। बोलेगा आपका डिवेंचर होल्डर को भी पेमेंट कर देंगे, बोला ना ना ना, उसका कर तो दोगे लेकिन उसका कैलकुलेशन आपका यहां पे नहीं लिया जाएगा। करो, अगर आपको डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है तो कर दो, चाहे हम करें चाहे आप करें, बात एक ही पड़ेगा। लेकिन वो आपका पीसी वाले का कैलकुलेशन में नहीं आएगा, परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन में वो नहीं आएगा। बार बार परचेज कंसिडरेशन बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए अब हम लोग छोटा में पीसी बोलेंगे। क्लियर है चीज? तो इसीलिए हम बता रहे हैं यहां पे नेट एसेट भी इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे, सीधा नेटो मेथड बोला करेंगे। क्लियर है चीज? यानी नेटो मेथड और नेट पेमेंट मेथड और परचेज कंसिडरेशन को क्या बोलेंगे? पीसी। अच्छा सुनना, प्रियंका चोपड़ा नहीं, ठीक है? तो यहां पे पीसी का मतलब हो गया हमारा पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं, परचेज कंसिडरेशन। अच्छा दूसरी बात समझना, नोट जो लिखा हुआ है कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है गुडविल का वैल्यू बताओ कितना होगा, कैपिटल रिजर्व का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो सर ये कैसे निकालेंगे? सुनना ध्यान से, इसका थोड़ा सा कहानी छोटा सा। गुडविल का मतलब होता है लॉस, कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट। लेकिन लॉस और प्रॉफिट का अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या मतलब क्या होता है समझना। अगर किसी का एसेट्स लायबिलिटी अगर हम खरीदे, अगर हम नया कंपनी है, किसी का एसेट्स और लायबिलिटी को खरीद लिए, अगर देखें कैलकुलेट करके तो हम उसका मशीनरी को लिए, फर्नीचर को लिए, उसका स्टॉक ले लिए, उसका डेटर्स ले लिए, मतलब सारा एसेट लायबिलिटीज को उसका ले लिए, सबका कैलकुलेशन किए। तो कैलकुलेशन करके पता चला कि हम उसका नेट एसेट, पूरा जो एसेट को लिए हैं वो उसका वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपया है। कितना लाख रुपया है? यानी आज के डेट में मार्केट वैल्यू उसका कितना है? 10 लाख। लेकिन वो बंदा हमसे लिया है 12 लाख रुपया। कितना लिया है? अरे बाप रे, 10 लाख रुपए का एसेट दे के और हमसे वो पैसा लिया कितना है? 12 लाख। तो बताओ, यानी 2 लाख रुपया का हमारा लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 2 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो वो क्यों पेमेंट कर रहे होंगे? उस बिजनेस का कुछ तो मार्केट में वैल्यू होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, यानी जो वो एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहा है वो किसके लिए ले रहा है? अपना गुडविल के लिए ले रहा है। समझ में आया? यानी हम लोग जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? गुडविल के लिए। तो गुडविल का वैल्यू कितना हो गया? 2 लाख। कैसे पता चला? बोलेंगे सर ये पेमेंट कर रहे हैं यानी परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू है। तो बोलेंगे अगर पीसी में नेट एसेट को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। बोलो समझ में आया? कैपिटल रिजर्व क्या होता है? तो कैपिटल रिजर्व होता है प्रॉफिट, फायदा। यानी इसी का उल्टा समझ जाओ कि अगर हम उसका एसेट लायबिलिटी का कैलकुलेशन किए तो पता चला 15 लाख का चीज है। कितने लाख का है? 15 लाख। लेकिन वो हमसे पैसा मांग रहा है 12 लाख रुपया। अब 12 लाख रुपया दीजिए, काम हो जाएगा खत्म। तो बताओ उसका एसेट लायबिलिटी मेरे पास कितना का आया है? 15 लाख। लेकिन हम उसको पेमेंट कितना किए हैं? 12 लाख। हमारा फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। इस फायदा को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। सर फायदा तो प्रॉफिट पीएल अकाउंट में क्यों नहीं आता है, कैपिटल रिजर्व में क्यों आता है? इसका भी लॉजिक समझ लीजिए। जो हम खुद के मेहनत से कमाते हैं ना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं।
लेकिन किसी और का मेहनत को अगर हम लूट लेते हैं ना, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री का फोकट का जिसको प्रॉफिट बोलते हैं ना, वो हम लोग का बोलता है पीएल में ट्रांसफर नहीं करोगे। कहां पे ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। याद करो इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर, याद आया कुछ? शेयर फॉरफिट जब करते हैं तो शेयर फॉरफीचर का पैसा लास्ट में जब बच जाता है तो कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। याद आया क्या? शेयर फॉरफीचर क्या वो मेरा मेहनत का पैसा था कि किसी और का लूटे थे हम? अरे बोलो ना, कोई हमको पैसा दिया, फॉरफिट कर लिए, मतलब उसका पैसा जब्त कर लिए, तो फोकट का पैसा हो गया, और वही पैसा हमारे पास बचा हुआ है तो कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कोई भी फ्री का प्रॉफिट यानी फोकट का प्रॉफिट अगर हम लोग को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, अपना मेहनत का नहीं। और अपना मेहनत का होता है तो पीएल में ट्रांसफर करते हैं। आया समझ में? अगर हम चिल्ला चिल्ला के तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, यहां से हमको फीस मिलेगा, तो ये हमारा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहां पे? लेकिन कोई उधर से आएगा बोलेगा सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको लीजिए 5,000 रुपया देते हैं, आपको फोकट में दे दिया। हमको कोई जानता नहीं है, लेकिन सुनने में आया सर आपके पास से इतना सारा स्टूडेंट निकलता है, सुनने में आया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो हमसे पढ़ा नहीं है, वो हमको जानता नहीं है, हमको डोनेशन टाइप का एक दे दिया 5,000 रुपया। बताओ वो हमारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? पीएल में ना, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आया समझ में? तो बस वही, तो यहां पे बोलता है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, और लॉस हो रहा है तो गुडविल में ट्रांसफर करोगे। आया समझ में? तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे? उल्टा, यानी आपको नेट एसेट में माइनस करना पड़ेगा क्या? परचेज कंसीडरेशन। वही आपको यहां पे लिखा हुआ है, 2 फॉर्मूला। क्लियर है चीज? अच्छा, दूसरी बात, सर माइनस करने के बिना अगर हम लोग को पता करना है तो कैसे पता करेंगे? तो ध्यान रखना, अगर नेट एसेट इज ग्रेटर देन परचेज कंसीडरेशन, यानी नेट एसेट जो मेरे पास आया है अगर वो परचेज कंसीडरेशन से ज्यादा होगा, इसका मतलब गुडविल। क्या होगा? अरे नेट एसेट अगर ज्यादा होगा तो कैपिटल रिजर्व। मेरे पास नेट एसेट कितना का है? 15 लाख। परचेज कंसीडरेशन कितने का है? 12 लाख। तो नेट एसेट इज ग्रेटर देन परचेज कंसीडरेशन, है कि नहीं है? तो कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर परचेज कंसीडरेशन इज ग्रेटर देन अगर नेट एसेट हो जाएगा तो गुडविल। परचेज कंसीडरेशन मतलब कितना का? पेमेंट। तो पेमेंट अगर ज्यादा कर रहे होंगे, एसेट अगर कम आ रहा होगा तो वो हमारा क्या होगा? गुडविल होगा हमारे लिए। आया समझ में? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में आगे इसका बात करेंगे।